हर कहानी में छुपा है एक प्यारा सा सबक। आइए आज हम नीम खेड़ा नाम के एक ऐसे गांव के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा गांव जहां शाम के 7 बजते ही ना एक अजीब सा और भयानक सन्नाटा छा जाता है। मतलब ये कोई आम पावर कट या तकनीकी खराबी नहीं है। ये गांव हर शाम एक अस्वाभाविक डरावने अंधेरे में डूब जाता है। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? यहाँ के लोग इस अंधेरे से नहीं बल्कि उस चीज से खौफ खाते हैं जो शायद रोशनी में उनके सामने आ सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या होता है जब किसी गांव का सबसे खौफनाक, सबसे गहरा सच दफन होने से साफ इनकार कर दे, जब अतीत की कुछ बहुत बड़ी गलतियां आज का दरवाजा खटखटाने लगे। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि ये सिर्फ कोई मामूली रहस्य नहीं है, ये एक ऐसा खौफ है जो सीधे तौर पर हमारी इंसानियत और हमारी उस सामूहिक चुप्पी पर सवाल उठाता है। चलिए इस पूरी कहानी की शुरुआत पे नजर डालते हैं। होता क्या है कि गांव के एक बुजुर्ग हैं, रामू काका। वो शहर से आए एक युवा इंजीनियर समीर को एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, यहाँ बिजली हम नहीं काटते, यहाँ की बिजली अपने आप बुझ जाती है और यकीन मानो इस अंधेरे में ही सबकी भलाई है। सोचिए जरा, ये कोई आम बात नहीं थी। यहीं से उस गहरे रहस्य की नींव पड़ती है जिसे समीर सुलझाने निकला था। भाग 1, श्रापित गांव। यहाँ अगर हम ध्यान दें तो आधुनिक विज्ञान और गांव की पुरानी मान्यताओं के बीच एक सीधा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास समीर है, शहर का पढ़ा लिखा एक बेहद प्रैक्टिकल इंजीनियर। उसका सीधा सा लॉजिक है कि भाई अगर अंधेरा है तो कोई तार ढीला होगा या फिर ट्रांसफार्मर पुराना हो गया होगा। वो पूरी तरह से तर्क और रोशनी में विश्वास रखता है। लेकिन दूसरी तरफ पूरा का पूरा नीमखेड़ा गांव है जो एक अजीब से खौफ के साए में जी रहा है। गांव वालों के लिए ना उस पुराने सबस्टेशन का रास्ता ही मौत का दरवाजा है। एक ऐसी जगह जहां हवा भी रुक जाती है और परछाइयां खुद ब खुद चलने लगती हैं। भाग 2, आधी रात की दस्तक। अब जरा घटनाओं के इस क्रम को देखिए जिससे खौफ का ग्राफ एकदम से ऊपर जाता है। शाम 7 बजे पूरा गांव एक भयानक अंधेरे में डूब जाता है। फिर रात के करीब 11 बजे समीर को अपने बंद कमरे के बाहर ऐसा लगता है जैसे कोई गीले पैरों से बरामदे में चल रहा हो। खिड़कियों के शीशे खड़खड़ाने लगते हैं और फिर ठीक आधी रात को दरवाजे पर 3 बहुत ही धीमी लेकिन बिल्कुल साफ दस्तकें होती हैं। ये दस्तक सिर्फ दरवाजे पर नहीं थी बल्कि समीर के तार्किक दिमाग को झकझोरने वाली थी। और इसके ठीक 15 मिनट बाद रात 12:15 बजे शुरू होता है जंगल का वो सफर जहां से वापसी शायद मुमकिन ही नहीं थी। जैसे ही समीर दरवाजा खोलता है, सामने सोमेश नाम का एक लड़का खड़ा होता है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, मानो शरीर में खून की एक बूंद तक न बची हो। सोमेश अपनी बीमार और मरणासन्न मां के लिए दवा की भीख मांग रहा था। वो बताता है कि कैसे इतनी तेज बारिश में गांव के किसी भी इंसान ने उसकी मदद के लिए दरवाजा तक नहीं खोला। सच कहूं तो ये एक हताश बेटे की ऐसी पुकार थी जिसने समीर की इंसानियत और उसके अच्छेपन का पूरी तरह से फायदा उठा लिया। भाग 3, सड़न का घर। जैसे जैसे वो दोनों उस पगडंडी पर आगे बढ़ रहे थे, समीर को एक बहुत ही अजीब बात महसूस होती है। समीर के खुद के भारी जूतों की आवाज तो बिल्कुल साफ आ रही थी, लेकिन सोमेश के चलने की कोई आहट ही नहीं थी। बिल्कुल सन्नाटा। वो बिना कोई आवाज किए मानो हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। और फिर जब वे उस पुराने खंडर हो चुके घर के पास पहुंचते हैं तो समीर को वहां एक बहुत ही तेज सड़न की बदबू आती है। बिल्कुल ऐसी महक जैसे कोई चीज महीनों से वहां पड़ी सड़ रही हो। उस जगह की हवा इतनी भारी और बदबूदार हो चुकी थी ना कि समीर के लिए वहां एक पल भी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। घर के बाहर का जो नजारा था वो तो और भी ज्यादा भयानक था। वहां एक पुराना बिजली का खंभा टेढ़ा होकर गिरा पड़ा था और उस टूटे हुए खंभे से एक बहुत ही अस्वाभाविक चमकती हुई नीली रोशनी निकल रही थी। ये कोई आम बिजली की स्पार्किंग नहीं थी। वो नीली रोशनी उस पूरे माहौल को कई गुना ज्यादा डरावना बना रही थी। इस पूरे भयानक मंजर को देखकर अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सोमेश वाकई में एक लाचार बेटा था जो सिर्फ अपनी मां के लिए दवा खोज रहा था? भाग 4, रहस्य और कीमत। उस घुटन भरे कमरे के अंदर जहां चारों तरफ सिर्फ मकड़ी के जाले और धूल थी, जैसे ही खाट से चादर खिसकती है तो वहां कोई आम बीमार औरत नहीं थी बल्कि एक राख जैसे रंग वाली और लंबे काले नाखूनों वाली एक भयानक आकृति बैठी थी। वो समीर से कहती है, दवाइयों का वक्त गुजर चुका है बेटा, अब तो सिर्फ हिसाब का वक्त है। ठीक इसी पल समीर को यह समझ आ जाता है कि उसे यहाँ किसी इलाज के लिए नहीं बल्कि एक बहुत ही खौफनाक मकसद से लाया गया है। तो चलिए समझते हैं कि असल में वहां हुआ क्या था।
2 साल पहले की बात है। एक चालू बिजली का खंभा गिर गया था। सोमेश बुरी तरह से करंट की चपेट में आ गया और तड़पने लगा। उसे बचाने के लिए उसकी मां दौड़ी और वो भी उसी नीली बिजली का शिकार हो गई। लेकिन दोस्तों, सबसे भयानक बात खंभे का गिरना नहीं था। भयानक बात यह थी कि वहां खड़े गांव के लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। किसी एक ने भी बिजली काटने या उनकी मदद करने की कोई कोशिश नहीं की। और अब उस गांव की बिजली वापस लाने के लिए उस प्यासे खंभे को एक बलिदान चाहिए था। किसी को उस खंभे को छूकर वो सारा करंट अपने अंदर सोखना था। यहीं से इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और झकझोर देने वाला संदेश निकलकर सामने आता है। जब समीर कहता है कि भाई इसमें मेरा क्या कसूर है, तो सोमेश का जवाब होता है, खामोश रहना भी एक जुर्म है। मतलब असली राक्षस वो भटकती आत्माएं नहीं थीं। असली राक्षस तो उन तमाशबीन गांव वालों की वो जानलेवा खामोशी थी, जिन्होंने एक मां बेटे को अपनी आंखों के सामने जलकर राख होते देखा और कुछ नहीं किया। भाग 5, अनंत दुस्वप्न। जब समीर को एहसास होता है कि अब उसकी जान बचने वाली नहीं है, तो वो वहां से बदहवास होकर भागता है। कीचड़ और बारिश में फिसलते हुए वो बस किसी तरह अपनी जान बचाना चाहता है। पीछे से उसे सोमेश की डरावनी हंसी और उस बूढ़ी औरत की चीखें साफ सुनाई दे रही थीं। भागने से पहले समीर ने उन आत्माओं से चीख कर कहा था कि अगर वे एक बेगुनाह को मार देंगे तो उनमें और उन गांव वालों में फर्क ही क्या रह जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस घर की दीवारें झड़ने लगी थीं और वो काली आंखों वाले प्रेत उसके पीछे बढ़ चुके थे। वो पगडंडी अब एक कभी ना खत्म होने वाली भूल भुलैया बन चुकी थी। भागते भागते समीर एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचता है जिसे गांव वाले यम का द्वार कहते थे। एक पुराना कुआं। उस काले और गहरे कुएं के अंदर से पानी नहीं, बल्कि किसी काले धुएं जैसा कुछ उबल रहा था। और तभी वहां से एक बहुत ही भयानक आवाज गूंजती है, रुको मत, हमारे पास आओ, यहां बहुत शांति है, यहां कोई बिजली नहीं, कोई अंधेरा नहीं। ये एक ऐसा अंत था जहां से आगे जाने का या वापस लौटने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। जब कोई पूरा का पूरा समाज किसी की पीड़ा को देखकर भी अपनी आंखें मूंद लेता है, तो उसकी कीमत अंततः किसे चुकानी पड़ती है? क्या वो कीमत सिर्फ गुनाहगार चुकाते हैं, या फिर कोई बेगुनाह भी उस खौफनाक चक्कर